हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका जिस तरह का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो उससे इसको कंटिन्यू करते हुए आज आपका छठा प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका एडिटोरिया का है। वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आपका ये छठा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा या संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा, लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा जो है किया जा सकता है। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 169 एक के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन तथा उसकी समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा सदन की कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई संख्या से पारित होने के बाद प्रस्ताव को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद जो होता है। ठीक है। तो दूसरा हमारा आंसर क्या हो गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। पूछा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो बताइए दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 4 राज्यों के राज्यसभा सीटों की बंटवारा संबंधित है। ठीक है। तो अब तो अनुसूची 4 में जो आपका ये दिया गया है। ठीक है। अनुसूची 4 में जो आपका राज्यसभा सीटों का बंटवारा से संबंधित है। इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात तीनों राज्यों में से राज्यसभा सीटों की संख्या जो 11 है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात तीन राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। 11 है। ठीक है। तो पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य की सीटों की संख्या समान नहीं है। तो किसका। तो महाराष्ट्र का। जिसमें महाराष्ट्र का जो समान नहीं है आपका आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। तीनों का जो आपका समान है कितना है। 11। यहाँ पे राष्ट्रसभा सीटें कितनी आपका 11। ठीक है। याद रखिएगा। अब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा जो है सीटें आपका राज्यसभा सीटें कहाँ पे आता आपका यूपी में। राज्यसभा सीटें सर्वाधिक यूपी में कितना 31। उसके बाद आपका क्या है महाराष्ट्र में कितना आपका 19 मतलब 19 को। ठीक है। अब बिहार में कितना आपका 16। बिहार में कितना है 16। अब पश्चिम बंगाल में याद रखिए कितना है। पश्चिम बंगाल में आपका 16। पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में भी 16। ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए 3 का आंसर बताइए क्या होगा। संसदीय प्रणाली में लैम डक से तात्पर्य है क्या। शीतकालीन सत्र से, नई लोकसभा के प्रथम बजट सत्र से, नई लोकसभा के प्रथम सत्र से, या नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। बताइए 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। ठीक है। तो लेम डक सत्र नई लोकसभा गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं लेम डक कहलाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा डी आंसर हो गया। चलिए 4 का आंसर बताइए क्या होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का या 1 महीने का। बताइए 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितने 3 महीने का। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होने का प्रावधान है, किंतु किन्हीं 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना ऑप्शन नंबर बी 3 महीने। चलिए 5 का आंसर बताइए। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। बताइए 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो आपका 1919 को कहते हैं माउंट की चांसो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के तहत जो है आपका केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था। ठीक है। केंद्र में जो है आपका केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापक विधायिका की स्थापना किया गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक। ठीक है।
इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को जो है लागू किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम। इसे आपको मौद्रिक चयन स्व सुधार अधिनियम कहते हैं। इसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। और 1935 में जो इसे हटा दिया गया था, प्रांतों को स्वायत्ता दे दिया गया था। उसमें जो है 1935 के तहत क्या कर दिया गया था, तो केंद्रों में जो है आपका द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया गया था, राज्यों को जो स्वायत्ता दे दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए 6 कहाँ से बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में या इनमें से सभी। बताइए 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे है, सर्वोच्च न्यायालय में है। तो जब कभी उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को वह अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए। तो 6 का आंसर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282। तो बताए 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 275, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराएं। यह राशि भारत के संचित निधि पर भारित होती है। यह जो आपका राशि होता है यह भारत के संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 8 का बताइए। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 98वां संविधान संशोधन 2012, 99वां संविधान संशोधन 2014 या 100वां संविधान संशोधन 2015 या 101वां संविधान संशोधन 2016। तो बताइए। तो पूछा गया जीएसटी का जो है कौन सा आपका अधिनियम संविधान संशोधन है। तो कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है। तो ये जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। तो ये अधिनियम जो है आपका, यह अधिनियम जो 1 जुलाई 2017 को जो है संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। यह अधिनियम जो आपका जीएसटी का जो अधिनियम है आपका 1 जुलाई 2017 से जो है संपूर्ण भारत में जो है लागू हो गया था, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, कनाडा। बताइए 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो विधि का शासन प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और जापान से क्या लिया गया आपका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, जापान से लिया गया। और कनाडा से क्या लिया गया आपका, संघीय पद्धति और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र पास हो गई, यह भी कनाडा से लिया गया। और कनाडा से आपका राज्यपाल का पद लिया गया, ठीक है। ये भी याद रखिए। और अमेरिका से क्या लिया गया आपका, अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार लिया गया, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया आपका। ये सारे आपका अमेरिका से लिया गया। और रूस से तो आप जानते हैं क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सिंधी, नेपाली, मराठी या इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दिए गए विकल्प 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी भाषा नहीं है आपका, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपका देखिए आपका सिंधी आपका शामिल है इसमें, 8वीं भाषा 8वीं सूची में आपका शामिल है, सिंधी शामिल है। सिंधी का जो कब जोड़ा गया था वो सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा जो है सिंधी भाषा को जो है शामिल किया गया था, ठीक है। और फिर आपका एक और संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 1992 हुआ था। कब हुआ था, 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी आपकी जोड़ी गई थी मणिपुरी जोड़ी गई थी आपकी, कोंकणी जोड़ी गई थी आपकी, और नेपाली जोड़ी गई थी। कौन कौन, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है जोड़ा गया था, ठीक है। ये 3 भाषा है। फिर उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2003 में। कब हुआ था, 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी आपकी मैथिली जोड़ी गई थी आपकी, संथाली जोड़ी गई थी आपकी, डोंगरी जोड़ी गई थी आपकी, और बोडो जोड़ी गई थी। कौन कौन, मैथिली, संथाली और डोंगरी और बोडो जो है जोड़ा गया था वो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा।
तो ये सारे आपकी पॉइंट याद रखिएगा। जैसे पूछा गया है 8वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं, सिंधी आपकी शामिल है, नेपाली भी शामिल है, मराठी भी आपकी जो है शामिल है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं शामिल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई ऐसी भाषा नहीं जो कि आपका शामिल मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी भाषा आपका शामिल है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपका 8वीं सूची में शामिल नहीं हो। तो पूछा गया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर टी, ठीक है। चलिए 11 का आंसर बताए क्या होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई या 24 अप्रैल? बताइए 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। तो विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष जो 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम बार ये कब मनाया गया था आपका? विश्व जल दिवस प्रथम बार आपका मनाया गया था 1993 में। कब मनाया गया था? 1993 में यह प्रथम बार मनाया गया था, ठीक है। इसे याद रखिए। 24 अप्रैल को आप जानते हैं क्या मनाया जाता है आपका? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया था आपका? 24 अप्रैल को मनाया था, ठीक है। और 5 जून को तो आप जानते हैं क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 12 का आंसर बताइए क्या होगा। कांवड़ झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई, बेगूसराय, कटिहार, रोहतास? बताइए 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ आपका? यह बेगूसराय में। तो कांवड़ झील बेगूसराय में स्थित है। इसे देश का जो है, इसे देश का 39वां, देश का जो 39वां रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में जो है जून 2023 तक जो है इसमें जो है रामसर स्थल कितने हैं? जून 2023 तक जो है रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? 75। कितनी हो गई? 75, ठीक है। ये भी याद रखिए। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क या लंदन? बताइए IUCN का मुख्यालय कहाँ का स्थित है आपका? इसका मुख्यालय कहाँ आपका है? तो आपका इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ आपका इसका? ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के कहाँ पे? आपको ग्लैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड के आपके ग्लैंड में जो है आपका मुख्यालय है इसका, ठीक है। कभी कभी आपको स्विट्जरलैंड आपको ऑप्शन में नहीं देता है, कभी ग्लैंड दे देता है, ठीक है। ग्लैंड कहाँ आपका? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। याद रखिएगा। और इसकी स्थापना IUCN की स्थापना कब किया गया था आपका? 1948 को किया गया था। कब? 1948 को, ठीक है। चलिए किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सवाना बायोम, कोंधारी वन बायोम, मानसून वन बायोम, सदाबहार वन बायोम? बताइए 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सदाबहार वन बायोम। तो सदाबहार वर्षा वन बायोम की अवस्थिति मुख्य रूप से विषुवतीय रेखा के समीप होती है। कहाँ होती है? यह जो आपका इक्वेटोरियल जोन मतलब इक्वेटर के क्षेत्र में होती है। कहाँ पे? विषुवतीय रेखा, जैसे भूमध्य रेखा के समीप जो होता है, ठीक है। इस कारण यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। तो आप जानते हैं इक्वेटर पे सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रचुर मात्रा में यहाँ प्रचुर मात्रा में जो है वर्षा होती है, ठीक है, जो तापांतर को कम रखने में सहायक साबित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से, नदियों में, झीलों से, पर्वत एवं पहाड़ियों से, मानवीय बस्तियों से। बताइए 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मानवीय बस्तियों से, ठीक है। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आच्छादन केवल कितना है आपका? 24.62%। कितना? 24.62%, ठीक है। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आच्छादन केवल जो है 24.62% है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह कुल भूभाग का कितना आपका? 33% है। कितना? कुल भूभाग का कितना आपका? 33% जो होना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह जो कुल भू भाग का कितना होना चाहिए? न्यूनतम 33% होना चाहिए वन, ठीक है। लेकिन अभी कितना आपका? 24.62% है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में मानव आबादी अधिक होने के कारण अधिकांश वन जीव संरक्षित क्षेत्र मानवीय बस्तियों से घिरे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। और कितना आपका? 33% जो होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब भारत में कितना आपका? 24.62% है, ठीक है। चलिए 16 का आंसर बताइए क्या होगा। मिष्टी योजना जो हाल ही शुरू किया गया, इसका संबंध किससे है? शिक्षा से, चिकित्सा से, विद्युत से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मिष्टी योजना, मिष्टी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? मिष्टी का फुल फॉर्म कभी पूछा जा सकता है, क्या होता है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड
टेंगिबल इनकम। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या होता है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, तो मिस्ट्री का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यह योजना जो है आपका मैंग्रोव वन से संबंधित है। किससे? मैंग्रोव वन से संबंधित है। यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय तटों पर मैंग्रोव परिस्थितियों को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। इस परियोजना में भारत सरकार 80%, इस परियोजना भारत सरकार 80% और 20% जो है राज्य सरकार योगदान करेगा। 80% जो केंद्र सरकार और 20% जो है आपका राज्य सरकार जो है योगदान करेगा इस योजना में। ठीक है, तो याद रखिए। तो मिष्टी योजना जो हाल में शुरू किया गया संबंधित आपका किससे? तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब किससे ये संबंधित है आपका? मैंग्रोव से। तो मैंग्रोव आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 17 का आंसर बताइए क्या होगा। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत जापान, भारत ब्रिटेन। बताइए 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत ब्रिटेन। तो अजय वॉरियर 2023 सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन का द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह जो प्रत्येक आपका 2 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका 7वां संस्करण जो आपका 2023 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। कहाँ पे इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आपका यूके में किया गया था। कहाँ पे? यूके में किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अब पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में आपका उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। इसके पहले जो आपका प्रति 2 साल में होता है, तो इसके पहले कहाँ हुआ था? आपका 2021 में हुआ था। आपका कहाँ हुआ था? 2021 में हुआ था भारत के उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रत्येक 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो अजय वॉरियर किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ठीक है, याद रखिए। इस बार कहाँ हुआ? आपका यूके में हुआ। ठीक है, याद रखिए 2023 में। चलिए 18 कहाँ से बताइए। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। बताइए 18 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र को भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा एक हरित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह प्रतिवर्ष जो है 70 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। यह प्रतिवर्ष 70 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 कहाँ से बताइए क्या होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, एक साइड आपका महोत्सव और त्योहार, दूसरा साइड आपका स्थल है। तो बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा? चलिए सम्मिलित कीजिए आप। तो देखिए, तो काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है आपका? काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है आपका? ये आपका मुंबई में। कहाँ मनाया जाता है आपका? मुंबई में। काला घोड़ा महोत्सव आपको मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, और गंगा सागर मेला ये कहाँ मनाया जाता है आपका? पश्चिम बंगाल में। और जानते हैं गंगा सागर एक स्थल है, काफ़ी अच्छा जगह है, वो कहाँ पे आपका? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। और सरहुल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है आपका? झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। अब विज्ञान साहित्य महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है आपका? भोपाल में। तो देखिए सीधा सीधे आपका दिया हुआ है, पहला का ये दिया हुआ है, तो पहला का क्या दिया? पी दिया हुआ है। पहला का पी, दूसरा का क्यू और तीसरा का आर और चौथा का जो है एस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 20 का आंसर बताइए क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? 23 जनवरी, 27 दिसंबर, 28 फरवरी, 21 फरवरी। बताइए 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कितना? 27 दिसंबर। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने जो है 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 का आंसर बताइए क्या होगा। अक्टूबर 2022 आए शतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? यूएई, थाईलैंड, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसने क्या नामकरण किया? थाईलैंड ने। ठीक है, तो अक्टूबर 2022 को आया था। कब आया था ये आपका? अक्टूबर 2022 में आया था। ये कहाँ आया था आपका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अपतटीय क्षेत्र एवं बंगाल की खाड़ी के निकट कम दबाव के क्षेत्र से शतरंग चक्रवात की उत्पत्ति हुई, जिसमें मुख्यतः पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था। यह चक्रवात जो आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था। ठीक है, इस चक्रवात का नामकरण किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था। ठीक है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़। बताइए 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? मिजोरम। तो 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? आपका मिजोरम। ठीक है, याद रखिए ये प्रतिशत में बोला गया है। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम हो गया। ठीक है, परसेंटेज में। अब मिजोरम में कितना है? 84.53%। कितना? 84.53%। अगर मान लीजिए आपको मिजोरम ऑप्शन में नहीं देता है तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 1 नंबर मिजोरम, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना आपका? 79.33%। ये आपका परसेंटेज प्रतिशत में पूछा गया। ठीक है, अब प्रतिशत अगर शब्द नहीं देता तो क्या हो जाता? हमारा मध्य प्रदेश हो जाता। क्या हो जाता? मध्य प्रदेश हो जाता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो प्रतिशत दिया होता है 1 नंबर मिजोरम, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और 3 नंबर पे क्या हो जाता है? मेघालय। 3 नंबर पे क्या आपका? मेघालय। और मेघालय में कितना आपका? 76%। कितना? 76%। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में, 2001 में, 2003 में या 2004 में? बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। तो पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिए। लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था आपका? 28 सितंबर 1929 को। कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को। जो कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1929 को हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुआ आपका? 6 फरवरी। इनकी मृत्यु हुआ आपका 6 फरवरी 2022 को। कब हुआ? 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई आपकी? मुंबई में। इनकी मृत्यु कहाँ? मुंबई में हुआ 6 फरवरी 2022 को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट याद रखिए इन्हें कौन कौन सा मतलब अब तक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुका है। तो इसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला था कब? 1969 को। पद्म भूषण पुरस्कार जो इन्हें मिला था 1969 को। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था आपका? 1989 में। कब मिला? 1989 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला? 1989 में मिला। अब पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला आपका? 1999। कब मिला? 1999 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। और भारत रत्न कब मिला आपका? 2001 में। कब मिला? 2001 में। तो सारे पॉइंट याद रखिए, कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए 24 कहाँ से होता है क्या होगा? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2003 में भारत का स्थान कितना था? 8वां, 10वां, 13वां या 14वां? बताइए 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 13वां। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत 13वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर। इस सूचकांक में जो है आपका अफगानिस्तान जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये भी याद रखिए। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हारा, मधु कांकरिया, ज्ञान चतुर्वेदी, असगर बजाहत। बताइए 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर माधव हारा। तो 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हारा को पंचरंग छोल पहरी सखीरी के लिए सम्मानित किया गया। तो इन्हें जो है आपका माधव हारा को जो है पचरंग 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 चोल पहर सखी री। तो पचरंग चोल पहर सखीरी के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया है 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो किसके लिए? तो पचरंग चोल पहर सखीरी के लिए जो है सम्मानित किया गया डॉक्टर माधव हारा को। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कई बार पूछा जा सकता है 2022 में ये हो गया, 2021 में पूछा जाए इससे पहले जो है किसे दिया गया था? तो 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया था? वो मधु कांकरिया को। किसे दिया गया था? मधु कांकरिया को दिया गया था। 2021 में दिया गया था 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये याद रखें मधु कांकरिया को। कभी कभी पुराना भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और याद रखें व्यास सम्मान। तो जो व्यास सम्मान जो था 32वां व्यास सम्मान 2022 का जो दिया गया था ये किसे दिया गया आपका? तो पता होगा किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को जो है 32वां व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, और 31वां किसे दिया गया था आपका? असगर बजाहत को। 31वां व्यास पुरस्कार किसे दिया गया था? असगर बजाहत को। और 32वां व्यास पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। तो ये भी याद रखिए, ज्ञान चतुर्वेदी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि याद रखिएगा 32वां व्यास पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, और माधव हारा को दिया गया 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? स्वांते पाबो, एनी आर्नॉक्स,
केप वेरी शार्प प्लेस, इनमें आया इनमें से सभी। बताइए 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है किसको? स्वाति पाबू को। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि 2023 में जो आपका नया आ गया है नोबेल पुरस्कार, तो आप उससे याद रखिए, ठीक है। ये ऐसे आपका सवाल अब नहीं बनेंगे, ठीक है। अब नया वाला जो आपका आया है 2023 में नोबेल पुरस्कार, उसको आप याद रखिए। तो 26 का क्या हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर है। 27 का बताइए। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली। बताइए 27 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? इटली। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में प्रस्तावित है, ठीक है। ये क्या था? G7 ये आपको 50वां था, ये कहाँ आपका? इटली में प्रस्तावित है, ठीक है। और इसके पहले 2023 में हुआ। 2023 में कहाँ हुआ था आपका? 2023 में तो जानते हैं कहाँ पे? 2023 में कहाँ पे? जापान में। 2023 में कहाँ हुआ था ये? जापान में। कहाँ पे? जापान में 2023 में, ठीक है। और 2022 में कहाँ पे हुआ था? 2022 में यह हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, नई दिल्ली, ऋषिकेश, गोवा। बताइए 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? ऋषिकेश। क्या हो जाएगा? ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर सी। तो मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। योग महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? शरीर, मन और आत्मा के पूर्ण सामंजस्य को प्राप्त करना, ठीक है। चलिए 29 की तरफ आते हैं। चलिए 29 का आंसर बताइए क्या होगा? अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता? इंग्लैंड, ब्राजील, स्पेन और फ्रांस। बताइए 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? फ्रांस, ठीक है। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जो है 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता, ठीक है। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना जीता, ठीक है। और यह जो था इसका आयोजन कहाँ किया गया था आपका? इसका आयोजन जो किया गया था आपका कहाँ पे? कतर। कतर जो है, कतर में कहाँ किया गया था? कहाँ पे किया गया था? कतर, दोहा में, ठीक है। कतर में जो इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था आपका? लाइव। इसका शुभंकर क्या था आपका? लाइव। क्या था शुभंकर? क्या था इसका? लाइव, ठीक है। लाइव इसका शुभंकर था, ठीक है। गोल्डन बूट किसको दिया गया था? किलियान एम्बाप्पे को। गोल्डन बॉल किसे दिया गया था? लियोनल मेसी को। और गोल्डन ग्लव्स किसे दिया गया था? एमिलियानो मार्टिनेज को। तो ये कल का वीडियो देखे हो तो उसमें भी आपको बताया गया ये चीज़ें। चलिए 30 का आंसर बताइए क्या होगा? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बताइए 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध केरल राज्य से है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना, ठीक है। इसका उद्देश्य है, ठीक है, याद रखिएगा। कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ या इनमें से सभी। बताइए 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य आपका क्या है? इसका उद्देश्य तो 11 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के स्कूल में नामांकन के प्रतिशत को बढ़ाना। तो 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के स्कूल में नामांकन के प्रतिशत को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है लागू किया जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? जगजीत सिंह, शैलेंद्र मोहन, सेन वाटसन या पी साईनाथ। बताइए 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन है? सेन वाटसन। कौन है? सेन वाटसन, ठीक है, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, पी साईनाथ की पुस्तक याद रखिएगा, क्या नाम है? दी लास्ट हीरोज। दी लास्ट हीरोज, क्या? दी लास्ट हीरोज। दी लास्ट हीरोज पुस्तक उसकी है, पी साईनाथ की पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा। और जगजीत सिंह की पुस्तक याद रखिएगा, जगदीश सिंह और शैलेंद्र सिंह, इन दोनों का पुस्तक याद रखिए, कौन सा है? इंडो पाक वॉर। इंडो पाक वॉर 1971। इंडो पाक वॉर कब हुआ था? 1971। इंडो पाक वॉर 1971, 1971 याद रखिएगा। इंडो पाक वॉर ये जो है जगदीश सिंह और शैलेंद्र सिंह द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? तो जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन द्वारा लिखी गई पुस्तक, इन दोनों के द्वारा लिखी गई पुस्तक आपका इंडो पाक वॉर 1971, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 33 का आंसर बताइए।
राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? मुंबई, गोवा, केरल, नई दिल्ली। बताइए 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? नई दिल्ली। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है यहाँ पे? भूपेंद्र यादव। कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? कौन आपका? भूपेंद्र। कौन है आपका? भूपेंद्र भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? 18, 21, 23, 24। बताइए 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना? 23। ठीक है, तो कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल 23 झांकियों को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया था। उत्तराखंड झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया था। उत्तराखंड झांकी को जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स मतलब एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ था। ये भी याद रखिए, एनसीबी की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मतलब एनसीबी की झांकी जो है पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था इस बार। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखें। पहली बार शामिल किया गया था आपका एनसीबी की झांकी को। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया था? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी काशी मतलब वाराणसी में एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम, कौन सा? काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 36 का बताइए क्या होगा? फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया के पहले वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई? ब्राजील, कनाडा, अमेरिका या चीन? बताइए 36 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? अमेरिका। तो फुल ब्रूड, तो कौन सा फुल ब्रूड रोग? कौन सा फुल ब्रूड रोग के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा, तो भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा कौन? भारतीय। एक में फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों को होने वाली, तो फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को किसने मंजूरी दी? आपकी अमेरिका ने। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अजय बंगा, नील मोहन, मनप्रीत मोनिका सिंह, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 37 का आंसर हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। कौन? अजय बंगा। कौन? अजय बंगा। ठीक है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा, तो भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और नील मोहन कौन है आपका? ये तो यूट्यूब के सीईओ है। नील मोहन कौन? आपका यूट्यूब के सीईओ है। कौन है? यूट्यूब के सीईओ है। ठीक है, याद रखें नील मोहन। ठीक है, और मनप्रीत मोनिका सिंह यह कौन है आपका? अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश। यह कौन है? अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश आपका कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह। ये भी याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? बीरेंद्र हेगड़े, केवी विजयेंद्र प्रसाद, श्री कपिल कपूर या इलैया राजू? बताइए 38 का बताइए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन आपका? श्री कपिल कपूर। कौन? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। कौन कौन सो किस किसको किया? आपका 4 सदस्यों को मनोनीत किया। किस किसको? पहला था पीटी उषा को। कब? किसको? पीटी उषा को किया गया। ठीक है, यह कौन आपका? धाविका है, मतलब कौन आपका? धावक है, मतलब खेल से धाविका मतलब दौड़ने वाली है, रनिंग जो करती हैं, ये धाविका है पीटी उषा। ठीक है, इनको शामिल किया गया पहला। और किसको किया गया? इलैया राजा को। किसको किया गया? इलैया राजा को। दूसरा नंबर कौन? इलैया राजा। पहला पीटी उषा, दूसरा क्या? इलैया राजा को किया गया। इलैया राजा क्या है आपका? संगीतकार। इलैया राजा क्या आपका? संगीतकार है। ठीक है, और तीसरा जो है विजय हेंगड़े।
वीरेंद्र हेगड़े तो शामिल किया गया। वीरेंद्र हेगड़े कौन है आपका, ये समाज सेवी है, ठीक है। और चौथा शामिल किया गया आपका के बी विजेंद्र प्रसाद। किसे, के बी विजेंद्र प्रसाद। ये कौन आपका फिल्म निर्देशक है, कौन है फिल्म निर्देशक है, मतलब डायरेक्टर है, ठीक है, फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो इन चारों को जो शामिल किया गया, ठीक है, इस बार मनोनीत किया गया, इन चारों सदस्यों को मनोनीत किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया इन चारों को, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 39 का बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, या इनमें से सभी। बताइए 39 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ई न्यायालय परियोजना 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम, ठीक है, इन सभी को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये शुरुआत की गई घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो ई न्यायालय परियोजना 3 जो आपका यह क्या है आपका, तो न्यायालय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से इस योजना की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 से जो है अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। और अमृत धरोहर स्कीम अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी, ठीक है, याद रखिए तीनों। फिर 40 का बताइए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। 8,000, 10,000, 12,000 या 14,500। बताइए 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कितना, 14,500, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 27 तक 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाना तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना, ठीक है। ऐसा लाभ क्या होगा, इस योजना से देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और बच्चों का पढ़ाई के तरफ रुझान और मजबूत होगा, ठीक है। इसे लागू कब किया गया था, 5 सितंबर 2022 को। कब किया गया था, 5 सितंबर 2022 को इसे लागू किया गया। 5 सितंबर 2022 को जो है इसे लागू किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए 41 का बताइए क्या हो जाएगा। कैलकर समिति का संबंध आपका करों में सुधार के लिए ये सही है आपका। एल के झा समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से ये भी सही है। सुखमय चक्रवर्ती समिति का संबंध मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से ये भी सही है आपका। ये सारे आपके जो है सही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 42 का बताइए क्या होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना है तो किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है, 2004-5, 2011-12, 2013-14 या 2017-18। बताइए 42 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 11-12, ठीक है। तो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 2011-12 को आधार मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। आधार वर्ष से तात्पर्य है उस वर्ष से है जिसकी कीमतों को आधार मानकर वर्तमान अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। चलिए 43 का। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को किस वर्ष अपनाया गया, 2008, 2010, 2011 या 2012। बताइए 43 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010, ठीक है। तो 15 जुलाई 2010, तो 15 जुलाई 2010 को तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रोफेसर डी उदय कुमार, याद रखिए उदय कुमार, कौन, प्रोफेसर उदय कुमार कौन थे, प्रोफेसर उदय कुमार, ठीक है। तो वित्त मंत्री कौन थे, प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रोफेसर डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। जो रुपया का जो ये चिन्ह है आपका, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था आपका, उदय कुमार द्वारा, प्रोफेसर उदय कुमार द्वारा, ठीक है, याद रखिए प्रोफेसर उदय कुमार द्वारा, ठीक है, डिजाइन किया गया था, ठीक है। और मुद्रा के प्रतीक को अपनाने की घोषणा किया गया था, ठीक है, 2010 में। ओके, चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, बताइए 44 का बताइए कौन सा विशेषता है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति निम्न आय है आपका, निम्न आश्रित अनुपात ये नहीं है आपका, पूंजी निर्माण की उच्च दर ये भी नहीं है आपका, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल ये है आपका। तो पहला और चौथा आपका है, कौन सा आपका, पहला और चौथा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल की अधिकता है तथा प्रति व्यक्ति निम्न आय अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 45 का आंसर बताइए। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 6ठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं। बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
कब? 8वीं। तो मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील कहते हैं कि योजना का शुरुआत कब किया गया था? आपका मिड डे मील की योजना की शुरुआत कब किया गया? 1995 में। कब किया गया था? 1995 में इसका शुरुआत किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था आपका? 1992 इसका कार्यकाल था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसी के दौरान जो आपका 1995 में मिड डे मील योजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो आपका पूरे देश के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ। कौन सा कथन पूछा आपका सही है? बताइए। 46 का पूछा, कौन सा कथन आपका सही है? तो गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्षता 2 बार किया, आपका गलत है, क्योंकि गांधी जी ने अध्यक्षता 1 ही बार किया। कब किया? 1924 के बेलगांव कर्नाटक अभियान में। कब किया था? 1924 के बेलगांव कर्नाटक अभियान में जो है इन्होंने अध्यक्षता किया था गांधी जी। मात्र एक बार ही कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। तो पहला था हमारा गलत हो गया। अब बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ, यह आपका गलत है, यह भी आपका गलत है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन जो है कितना बार हुआ? 2 बार हुआ। कितना बार हुआ? 2 बार हुआ। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कितना बार हुआ आपका? 2 बार हुआ। ठीक है, 1 बार नहीं था। तो दूसरा गलत हो गया। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। पूछा गया प्रथम महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू नहीं थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। यहाँ का भारतीय शब्द था, यहाँ पूछता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। लेकिन पूछा से भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। कब किया था? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। अगर यहाँ पे देता कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, नहीं, कौन है? एनी बेसेंट। और यही देता कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। अगर भारतीय महिला पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाती, तो सही हो जाता हमारा। लेकिन यहाँ पूछा से महिला पूछा है, तो कौन हो जाएगा हमारा? एनी बेसेंट हो जाएगा। कब किया था? 1917 का कोलकाता अधिवेशन में। तो हमारा तीसरा भी गलत है। तो देखिए, तो क्या है यहाँ पे? भारतीय महिला देता तो कौन हो जाता? सरोजिनी नायडू हो जाता, लेकिन भारतीय ने दिया तो क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो कौन हो? एनी बेसेंट। कब किया था? 1917 का कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। ठीक है, चौथा, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। यह आपका सही है। चौथा आपका जो है सही है। ठीक है, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद, और इन्होंने कब अध्यक्षता किया था आपका? 1923 में किया था। कब किया था? 1923 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद। और सबसे युवा अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और सबसे सबसे लंबे समय तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही रहते, सबसे लंबे समय तक 1940 से 45 तक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लगातार। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का आंसर बताइए क्या होगा? संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तुकाराम, रामानुज, चैतन्य या रामानंद? बताइए 47 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा? रामानंद। ठीक है, तो रामानंद के कुल कितने शिष्य थे आपके? टोटल 12 शिष्य थे। कितने थे? टोटल 12 शिष्य थे। ठीक है, इसमें से कबीर जो थे प्रमुख शिष्य थे। कबीर का जन्म कब हुआ था आपका? कबीर का जन्म कब हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, कबीर का जन्म जो आपका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनका पालन पोषण जो है जुलाहा दंपति नीरू तथा नीमा ने किया था। जुलाहा जब दंपति किसने किया था? नीरू तथा नीमा ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? 1876, 1877, 1878 और 1881। तो क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 1878। ठीक है, तो याद रखिएगा एक पत्रिका आपका अमृत बाजार। कौन सी पत्रिका आपका? अमृत बाजार। कौन सी पत्रिका आपका? अमृत बाजार। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है यह किसकी है? शिशिर कुमार घोष की। किसकी है? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष और इसके भाई थे कौन? मोतीलाल घोष। कौन थे? मोतीलाल घोष। ठीक है, इन दोनों की पत्रिका थी अमृत बाजार। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है यह रातों रात जो है बंगाली भाषा से जो है चेंज करके जो है इंग्लिश भाषा में कर दिया गया था इस प्रेस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। और एक याद रखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर पत्रिका थी कौन से? सोम प्रकाश। कौन था आपका? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो थी पत्रिका है, पत्रिका थी किसकी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर पत्रिका थी सोम प्रकाश। ठीक है, तो वर्ना प्रेस एक्ट के तहत जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सोम प्रकाश पत्रिका पे। ठीक है, ये भी याद रखिए किस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था? सोम प्रकाश पत्रिका पे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और
और एक पॉइंट याद रखिएगा, एक अखबार था आपका दी पायनियर। कौन सा अखबार था आपका? दी पायनियर, ठीक है। एक प्रेस था आपका, क्या नाम था? दी पायनियर, ठीक है। इसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, क्या नाम था? दी पायनियर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 49 की तरफ आते हैं। चलिए 49 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, मद्रास लेबर यूनियन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस? बताइए 49 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है। तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन था। इसका स्थापना कब किया गया था आपका? 1890 में। कब किया गया था? 1890 में जो इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसका स्थापना किसने किया था आपका? नारायण मेघाजी, नारायण 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 मेघाजी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने किया था। किसने किया था? नारायण मेघाजी लोखंडे ने जो है इसका समर्थन किया था, ठीक है, मतलब इसका स्थापना किया था 1890 में। जो है नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा जो है इसे इसका स्थापना किया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब किया गया था आपका? 1918 को। कब किया गया था? 1918 को किया गया था। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये आप याद, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का स्थापना कब किया गया था आपका? 1924 में। कब किया गया था? 1924 में किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था इसका? 1920 में। कब किया गया था? 1920 में जो इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 50 की तरफ आते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह या चौरी चौरा कांड? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा कांड, ठीक है। तो भारत में असहयोग आंदोलन के आरंभ कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन को जो है शुरू किया गया था, ठीक है। और यह जो है आपका 5 फरवरी 1922, कब? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद जो है गांधी जी ने जो है 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा का घटना हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को, इसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब उसे वापस ले लिया, ठीक है। इस घटना से गांधी जी अत्यधिक आहत हुए। कौन सा? तो चौरी चौरा कांड से, ठीक है। इसमें जो था आपका 22-23 मतलब पुलिसकर्मी था, अंग्रेजी पुलिसकर्मी था, उसमें जो था पुलिस स्टेशन में जो आग लगा दिया था, ठीक है। उसमें 22-23 पुलिसकर्मी जो मारे गए थे, तो यही था आपका चौरी चौरा कांड था। ये कहाँ हुआ था आपका? गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में घटना हुआ था, ठीक है। तो उसी को क्या कहा है गांधी जी ने कि यह हिमालय जैसे भूल थी, मतलब ये, तो इसीलिए गांधी जी अत्यधिक आहत हुए थे, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है हिमालय जैसे भूल बताया था, ठीक है, इसी कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक सिंह ने, हरि सिंह ने, राम सिंह ने या एवं बी दोनों ने? बताइए 41 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा? शक्र सिंह ने। किसने? शक्र सिंह ने। तो बिहार के शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान भाग लिया था। शक्र सिंह दरभंगा का शासक था। शक्र सिंह ये कहाँ का शासक था आपका? बिहार के दरभंगा का शासक था। कहाँ का? दरभंगा का शासक था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल ने इस अभियान में शक्र सिंह को बंदी बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल ने इस अभियान में शक्र सिंह को बंदी बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अरुणडेल समिति का संबंध है किससे? क्रांतिकारी आंदोलन के दमन हेतु, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, बिहार को उड़ीसा से अलग करने हेतु, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, ठीक है। तो अरुणडेल समिति का गठन कब किया गया था आपका? 1906 में। कब किया गया था आपका? 1906 में जो अरुणडेल समिति का गठन किया गया था, ठीक है। यह जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। अरुणडेल समिति का गठन किया गया था 1906 में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस समिति का उद्देश्य था बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल देना था। इसके परिणाम स्वरूप जो है 1911 में, इसके परिणाम स्वरूप जो है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, ठीक है, ये भी याद रखिए। किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? हरि विजय सूरी, जिनसेन सूरी, हेमचंद्र या महेश दास? बताइए 53 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कौन? हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी। तो अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है।
1582 में अकबर हरि विजय सूरी के संपर्क में जैन सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई? प्रथम शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख या पांचवा शिलालेख? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 क्या? प्रथम शिलालेख। ठीक है, तो अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा किया गया था, लेकिन हालांकि इसे खुद के किचन में जो है मोर का मांस जो पकाया जाता है, इसे खुद के किचन में जो है मोर का मांस पकाया जाता था, लेकिन इन्होंने प्रथम शिलालेख में क्या कहा? पशु बलि की निंदा किया। ठीक है, द्वितीय शिलालेख में पशु एवं मानव चिकित्सा, दूसरे शिलालेख में क्या है? पशु एवं मानव चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा किया। ठीक है, और पांचवा शिलालेख में क्या है? पांचवा शिलालेख में जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी है। ठीक है, और तीसरा शिलालेख में क्या है? तीन अधिकारियों की चर्चा। कौन सा? राजयुक्त, युक्तक और प्रादेशिक। कौन सा? राजयुक्त, युक्तक और प्रादेशिक की चर्चा। 3 अधिकारियों की चर्चा इसमें। ठीक है, तीसरा शिलालेख में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? यारबदा जेल, अहमदनगर जेल, तिहाड़ जेल या अलीपुर सेंट्रल जेल? बताइए 55 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर जेल। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। कहाँ पे? अहमदनगर जेल में रखा गया। ठीक है, इसी जेल में इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। मोडो लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मराठों के, राजपूतों के, बहमनियों के या इनमें से कोई नहीं? बताइए 56 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन मराठाओं के। ठीक है, याद रखिए, सर्वप्रथम मोडो लिपि का प्रयोग मराठाओं के लेखों में किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 57 को बताइए। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? निर्यात, सिंचाई, आपातकालीन या भू राजस्व? बताइए 57 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कर था? ये आपका आपातकालीन कर था। ठीक है, तो मौर्य काल कर व्यवस्था में प्रणय कर का संबंध आपातकालीन कर से था। इस कर की शुरुआत अकाल, भूखमरी एवं अन्य आपात स्थिति में लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए 58 का बताइए। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? साकल, अश्वलायन, सांखायन या इनमें से कोई नहीं? बताइए 58 का कौन हो जाए हमारा? ऑप्शन नंबर है कौन सा? साकल। तो ऋग्वेद की कुल जो है 5 शाखाएं। कितनी? 5 शाखाएं आपकी? 5 शाखाएं। ठीक है, कौन कौन सा आपका है? ऋग्वेद की 5 शाखाएं। ठीक है, कौन कौन सा आपका है? पहला साकल है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका भास्कर है। क्या है? भास्कर। क्या है? भास्कर। दूसरा क्या है? भास्कर है। तीसरा क्या आपका? अश्वलायन है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या आपका? अश्वलायन है। कौन सा आपका? अश्वलायन है। ठीक है, तीसरा है आपका कौन सा? अश्वलायन है। चौथा क्या आपका? सांखायन है। चौथा क्या आपका? सांखायन है। पांचवा क्या आपका? मांडुक कायन है। कौन सा? मांडुक कायन है। मांडुक कायन चौथा। ठीक है, तो वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र शाखा कौन सा आपका बच्चा? आपका साकल। वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र शाखा कौन सा? आपका साकल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 59 का बताइए। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद, गौतम, बदरायन या जमिनी? बताइए 59 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है कौन? कनाद ऋषि। कौन थे? कनाद ऋषि। तो ये तो आपको पता होंगी। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद ऋषि थे। ठीक है, यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत अधिक मेल खाता है, परंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? 1917, 1918, 1919 या 1920? बताइए 60 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 1918। ठीक है, तो चंपारण में किसानों की समस्या के समाधान हेतु चंपारण कृषि कानून को 1918 में पारित किया गया था। इस समिति का सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था। इसी समिति के सिफारिश पर पूर्व से चली आ रही 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया और रैयतों के लगान हटा दिए गए एवं अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1918। चलिए 61 का बताया क्या होगा? वैसे पौधे जो पोषण के लिए शरीर गलित चीजों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी, स्वपोषी या परपोषी? बताइए 61 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मृतोपजीवी। ठीक है, तो मृतोपजीवी पौधे क्या होते हैं? तो वैसे पौधे जो अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं उन्हें मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? मशरूम। जैसे कि आपका मशरूम। और परजीवी पौधे क्या होते हैं? परजीवी पौधे वे होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परजीवी पौधा कहते हैं। जैसे क्या हो गया आपका? अमरबेल। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? बताइए केंद्रिका में क्या पाया जाता है? आपका प्रोटीन पाया जाता है आपका, और आपका आरएनए पाया जाता है आपका, और क्या पाया जाता है? आपका डीएनए पाया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट जो आपका इसमें केंद्रिका में जो है नहीं पाया जाता। कौन कौन पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है। क्या हो जाएगा हमारा 1 3 और 5, 1 3 और 4, 1 3 और 4 किसमें? हमारा ऑप्शन नंबर टी में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है आपका? प्रोटीन जो आपका 85%, कितना 85% आपका पाया जाता है केंद्रिका में। और आरएनए जो है आपका कितना पाया जाता है? 10% पाया जाता है आरएनए पाया जाता है। और डीएनए जो आपका 5% पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पेज 63 का बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है आपका? मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग या गलसुआ? बताइए 63 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या गलसुआ मतलब मम्स, मतलब गलसुआ मतलब मम्स रोग का कारण क्या आपका? मम्स वायरस है। क्या है आपका? मम्स वायरस है। इस रोग में लार ग्रंथि जो प्रभावित होता है। ठीक है, आपका मलेरिया, कालाजार और निद्रा रोग ये सब क्या होता है? आपका प्रोटोजोआस होता है। किससे होता है? आपका प्रोटोजोआस होता है। ठीक है, पूछा गया कौन सा प्रोटोजोआस नहीं होता आपका? तो गलसुआ आपका प्रोटोजोआस नहीं होता। ठीक है, याद रखिए किससे होता है? आपका वायरस से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन शोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो आपका असत्य है? कौन सा कथन जो आपका असत्य है? बताइए 64 का बताइए कौन सा आपका कथन जो असत्य है? तो यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये आपका सही है। यह शोषण केंद्रिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से होता है, ये भी आपका सही है। इस शोषण में अव्ययीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये आपका गलत है। तो पूछा गया सत्य कौन सा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा असत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 65 को बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या यकृत? बताएं 65 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी? थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपकी? यकृत होती है। कौन सी होती है आपकी? यकृत होती है। लेकिन यकृत कैसी ग्रंथि है आपकी? वह क्या आपकी? बहिस्रावी ग्रंथि। यकृत क्या आपकी? बहिस्रावी ग्रंथि है। लेकिन पूछा यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो कौन सा आपका? थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, ठीक है, याद रखिए। यकृत जो आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत जो आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यह क्या आपका बहिस्रावित ग्रंथि है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अंतःस्रावित कौन था आपका? थायराइड है। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सा होता है? पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे छोटी कौन सा होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि में कौन होता है आपका? मिश्रित ग्रंथि में आपका कौन सा होता है? मिश्रित ग्रंथि आपका तो अग्नाशय क्या आपका एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, ये भी याद रखिए। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, ग्रेना, अस्टोमा, जरो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताए 66 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? क्या? ग्रेना। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अपकरण से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अपकरण से ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए 67 का आंसर बताइए क्या होगा? वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है वह कौन है? 67 का बताइए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? कोशिका भित्ति, केंद्रक, झिल्ली एवं पोषण की वृद्धि। तो 67 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पौधों की आयु गणना किस उत्तक के वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर होता है? तो 68 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? क्या हो जाएगा? जाइलम उत्तक को गिनकर। ठीक है, तो जाइलम उत्तक जल संवाहन उत्तक है जो मृदा से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को जो है जड़ों से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है। ठीक है, अब फ्लोएम तो जानते होंगे कि क्या है आपका भोजन संवहन उत्तक जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात बने भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, चलिए 69 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स पादप है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इनमें से सभी? बताइए 69 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा संवहनी क्रिप्टोगैम्स मतलब अपुष्णी पादप है। इन पादपों में जल तथा भोजन के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक जैसे जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं, अतः यह पादप संवहनी अपुष्पोविद कहलाते हैं। ठीक है, इन पादपों में पुष्प व बीज का निर्माण नहीं होता है, अतः इनके नए पौधों का विकास बीजाणुओं के द्वारा होता है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? हड्डी, लीवर, आंख या आंत? बताए 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए? हड्डी। क्या? तो पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से जो हड्डी से संबंधित रोग होता है इससे कौन सा होता है? फ्लूरोसिस। इससे क्या होता है आपका? फ्लूरोसिस होता है। क्या होता है? फ्लूरोसिस होता है। क्या होता है? फ्लूरोसिस होता है। कौन सा बीमारी होता है? फ्लूरोसिस नामक रोग होता है जिसके कारण हड्डियां व दांत छिन्न हो जाते हैं। चलिए 71 का बताइए क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम निकोलाइड 94 PU
94 प्लूटोनियम 242 के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 94, 242, 148 या 200 336? बताइए क्या हो जाएगा हमारा? न्यूट्रॉनों की पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या तो 200 कितना आपका 242। ये कितना आपका परमाणु भार कितना 242 है, परमाणु संख्या कितनी है 92। तो माइनस कर दीजिए इसमें, तो जीरो और कितना 1 और 4 कितना 5 और कितना 150 कितना हो गया आपका, कितना है आपका 242 है। ये कितना आपका, ये आपका 94 है ना, 94 आपका, तो 94 कितना 6 2 8 कितना 6 2 8 और यहाँ कितना बचेगा 13, 1 और 3 कितना 4 और कितना 1 8, तो कितना बचा 148, कितना बचेगा आपका 148 कितना 148। तो 148 किस में हमारा? ऑप्शन नंबर सी में। अस्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब होता है, घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? बताइए 72 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बढ़ेगा। तो बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन और दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अस्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन क्या होता है? कम करने पर दाब जो बढ़ता है, ठीक है। भी इनवर्स क्या होता है आपका? 1/p होता है, ठीक है, याद रखिए। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, सल्फर के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के या क्लोरीन के? बताइए 73 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन के। क्या हो जाएगा? क्लोरीन के, ठीक है, तो याद रखिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा आपका? रासायनिक परिवर्तन असत्य कथन, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, या पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, या नए उत्पादों का निर्माण होता है? बताइए 74 का बताइए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन एक क्या आपका रासायनिक परिवर्तन क्या आपका ये आपका उत्क्रमणीय नहीं होता, क्या होता है आपका? अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है आपका? अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है आपका? अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, ना कि उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तो ये आपका कथन जो आपका सत्य है, बाकी बी सी डी आपका क्या है? सही है, लेकिन ये जो आपका गलत है, ये उत्क्रमणीय नहीं होता। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, याद रखिए। जैसे आपका जैसे दूध से दही का बनना, तो उसे आप वापस नहीं ला सकते, उसे ये क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। चलिए बताइए। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या आपका? ZnO, ZnS, ZnIO3 या ZnCO3? बताइए 75 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी ZnCO3। तो कैलेमाइन जस्ते का एस का है, तो कैलेमाइन किसका है? एस का आपका जस्ते का, ठीक है। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ZnCO3। इसका उपयोग त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4, आधी, दुगनी, 4 गुनी। बताइए 76 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी? 4 गुनी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, याद रखिए। तो यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा को क्या कहते? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/2 mv², ठीक है। एम मतलब क्या होता है? मास होता है। भी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ठीक है, याद रखिए। रूप में व्यक्त किया था, जहाँ एम वस्तु का द्रव्यमान और भी क्या आपका वेग है, मतलब वेलोसिटी है। H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा? 1, 2, 4 या 7? बताए 77 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी कितना? 7। तो परमाणुकता मतलब एटोमिसिटी एक तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु की कुल संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु शामिल है। तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में जो आपका 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन आपका 2 गो है, ठीक है, और सल्फर आपका के गो है? सल्फर आपका 1 गो है, और ऑक्सीजन के गो आपका 4 गो है, ठीक है। तो परमाणु शामिल है, ठीक है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल की परमाणुता क्या होती है? 7 होती है। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल की परमाणुता कितनी होती है आपकी? 7 होती है, ठीक है, याद रखिए। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होता है, बराबर, अधिक, कम या इनमें से कोई नहीं? बताइए 78 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? आप अधिक होता है, ठीक है। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना आपका? 11.2 किलोमीटर
प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चूंकि चंद्रमा के पास पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्व होता है, इसलिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, लेड, कार्बन या सिलिकॉन? बताइए 79 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यह क्या करता है आपका सौर सेल क्या करता है आपका? यह सौर ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के कारण, रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण। बताइए 80 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है, याद रखिए। तो जब ध्वनि स्रोत से निकलकर कोई ध्वनि किसी परावर्तक अवरोध से टकराकर या परावर्तित होकर श्रोता के कानों में सुनाई देती है, तो परावर्तित होने वाली उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के मध्य कितना होना चाहिए? 16.5 मीटर, या इसे सीधा सीधे क्या कहते हैं? 17 मीटर। 16.5 मीटर को सीधा सीधे क्या कहते हैं? 17 मीटर के बीच जो है दूरी होनी चाहिए। कितना? आपका जो है श्रोता और परावर्तक सतह के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए आपका? 16.5 मीटर या 17 मीटर की जो है दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना? 16.5 मीटर या 17 मीटर की जो है दूरी होनी चाहिए श्रोता और परावर्तक सतह के मध्य। ठीक है, याद रखिएगा। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए 81 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? पश्चिमी घाट। ठीक है, तो सह्याद्री पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। यह श्रृंखला जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी आंतरिक तक लगभग जो है 1600 किलोमीटर, लगभग कितना? 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग में विशाल चट्टानें पाई जाती है, जैसे थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट। पश्चिम घाट में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन सा? थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट जो है यह पश्चिम घाट में ही स्थित प्रमुख दर्रे हैं, याद रखिएगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू, रामगंगा, काली या पिंडार? बताइए 82 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? काली नदी। तो ये आपको पता होगा 1-2 साल पहले काफ़ी विवाद में था ये सीमा जो था, जो एक लिपू लेक था आपका, काला पानी, सब क्या था, विवाद में था भारत नेपाल के बीच। तो वही आपका काली नदी जो है नेपाल और भारत के बीच जो है बॉर्डर बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 83 का बताइए क्या हो जाएगा? भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से या लौटते मानसून से? बताइए 83 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, क्या? पश्चिमी विक्षोभ से। तो पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से होती है, जहाँ से यह आर्द्रता ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूँ की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। चलिए 84 का आंसर बताइए क्या होगा? आपको सुमेलित करना है। ए साइड आपको वनस्पति वन और वनस्पति है, दूसरा तो क्या क्षेत्र है। तो बताइए तो कौन सा आपका मिलान जो है सही होगा? बताइए। पहला दिया उष्ण कटिबंधीय वन, ये किससे आपका है? कहाँ है आपका उष्ण कटिबंधीय वन? कहाँ आपका? साइलेंट वैली में। कहाँ पर? साइलेंट वैली में। ठीक है, और अल्पाइन वन कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। अल्पाइन वन कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पतझड़ वन कहाँ आपका? राजस्थान में। कहाँ आपका? पतझड़ वन कहाँ आपका? राजस्थान में। ठीक है, और शंकु वन कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में। तो कौन कौन सा देखिए, पहला का क्या है हमारा? पहला का 3, और दूसरा का क्या है? दूसरा का क्या है? 2, दूसरा का 2 ही है, और तीसरा का क्या है हमारा? 1 है, चौथा का क्या है? 4। तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? बताइए 85 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत
कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, डीजल, पेट्रोल या लकड़ी? बताइए। 86 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर लकड़ी। लकड़ी जो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। बाकी पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये सब क्या आपका जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी जो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है आपका? ऐसे करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष से बने ईंधन को क्या कहते हैं हम लोग? जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या आता है आपको? कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तेल आदि क्या आता है आपका? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। लकड़ी क्या आपका? यह ठोस जैव ईंधन है। क्या आपका? ठोस जैव ईंधन है, ठीक है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में। बताइए 87 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो शून्य अंश अक्षांश जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। कैसे? जिसे क्या कहते हैं आपका? विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये कहाँ पर मिलता है? यह शून्य अंश देशांतर रेखा जिसे क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। शून्य अंश देशांतर रेखा इसको क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। मिलान अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। कहाँ पे होता है? अफ्रीका के पश्चिम घाट में गिनी की खाड़ी में होता है, ठीक है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए टेट का बताइए क्या हो जाएगा? अगुलुहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर? बताइए 88 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा? हिंद महासागर। क्या हो जाएगा हमारा? हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। क्या आपका गर्म जलधारा? ये क्या आपका गर्म जलधारा है, ठीक है। बताइए हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? 62 वर्ष, 86 86 वर्ष या 76 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 89 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? कितना? 76 वर्ष। कितना? 76 वर्ष, ठीक है। तो हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना आपका? 76 वर्ष है। कितना है? 76 वर्ष, ठीक है। और यह पिछली बार कब दिखाया गया था? 1986 में दिखाया दिया था। कब दिखाया दिया था? 1986 में दिखाया दिया था पिछली बार, ठीक है। अब यह कितना साल? तो इसके आप इसका 76 साल प्लस कर दीजिए तो उतना साल बाद जो आपका दिखाई देगा। तो अगला जो आपका कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। कब देगा? 2062 में हेली धूमकेतु दिखाया जाएगा, ठीक है। 2062 पिछला बार दिखाई दिया था 1986 में, अब दिखाई देगा कब? 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। यह प्रत्येक 76 वर्षों में जो है दिखाई देता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए विश्व ग्लोब के निर्माता हैं एनेक जी मेंडर, मार्टिन बेहम या एरेथोस्टेनीज या हिकेटियस? बताइए 90 का क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन बेहम, ठीक है। तो विश्व ग्लोब के निर्माता आपका कौन? मार्टिन बेहम है, ठीक है। और आपका एनेक जी मेंडर ये क्या आपका? विश्व मानचित्र का निर्माण करता है। ये कौन आपका? विश्व मानचित्र का निर्माण करता है, ठीक है। और इरेटोस्थनीज यह जो है आपका व्यवस्थित भूगोल का जनक है। यह कौन आपका? व्यवस्थित भूगोल का जनक है, ठीक है। और हिकेटियस कौन आपका? भूगोल का जनक। हिकेटियस कौन आपका? यह भूगोल का जनक है, ठीक है। चलिए 91 का बताइए। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? मैं नहीं, के लेखक कौन है? के लेखक कौन है, ठीक है। शशि थरूर, जय तीर्थ राय या रामचंद्र गुहा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 91 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जय तीर्थ राव। कौन हो जाए? जय तीर्थ राव, ठीक है। तो जय तीर्थ राव ने 2022 में महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों पर अर्थशास्त्री गांधी पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन पर आधारित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 61.5, 73% या 80.9%, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 92 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 80.9% जो है यह पुरुष की साक्षरता दर है, ठीक है। और महिलाओं का साक्षरता दर कितना आपका? 64 पॉइंट कितना है? 6%। कितना? 64 पॉइंट कितना? 6%, यह जो है महिलाओं का साक्षरता दर है, ठीक है, याद रखिए। और कुल साक्षरता दर कितना आपका? 73%। कितना? 73% जो कुल साक्षरता दर। पुरुष का कितना है? 80.9% और महिला का कितना? 64.6%, ठीक है, याद रखिए। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या राजस्थान? बताइए 93 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो भारत में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। और राजस्थान ऑप्शन में ना देता, 1 नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे गुजरात, ठीक है।
और 3 नंबर पे क्या आपका असम करता है, 3 नंबर पे कौन सा करता है आपका असम करता है, ठीक है। ये 3 राज्य याद रखिए। सबसे ज़्यादा कौन करता है, राजस्थान, फिर करता है गुजरात, फिर करता है असम करता है, ठीक है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1972, 1980, 1982 या 1985? बताइए 94 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1985। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना जो आपका 1985 में की गई थी, इस प्राधिकरण का वर्तमान नाम क्या है आपका, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। इसका वर्तमान नाम क्या है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण है। प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, बताइए 95 का। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, पहले घास आएगा, ठीक है। घास के बाद क्या आएगा, कीट आएगा। और कीट को कौन खाता है, मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, गरुड़ खाता है, ठीक है। घास को खाता है कीट, और कीट को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है गरुड़। तो ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो कौन सा हमारा सही क्रम है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिए। चलिए 96 से आपका 100 तक आपका मैथ है, तो 96 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसको बना लीजिएगा, ये सारे इजी हैं। अब मैथ का मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप इजीली बना लीजिएगा सारे क्वेश्चन। 97 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 98 का क्या हो जाएगा हमारा, 98 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 99 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और 100 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा ये आपका प्रैक्टिस सेट लगा, ठीक है। इस वीडियो इस कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।